हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपके लॉ मिंट रिसरा और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स ओवर हो चुके हैं, पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया है और हम आ चुके हैं टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ डीपीएसपी और साथ ही साथ हम फंडामेंटल राइट्स भी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कवर करने वाले हैं जो पार्ट 4A में दिए हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हम दो पार्ट्स कवर करेंगे, पार्ट 4 और उसके साथ साथ पार्ट 4A। पार्ट 4A यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, स्टार्टिंग से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो दोनों को हम देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि कई बार इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स का जो रिलेशन है वो एग्जाम में ज़रूर पूछ लिया जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन मेंस में बनता है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे, साथ ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसके साथ ही साथ सॉल्व होते चले जाएंगे। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे और साथ ही पार्ट 4A हमने ऐड किया था। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हम पढ़ने वाले हैं। जो आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51 और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A आर्टिकल 51A। तो ये इसके डिवीजन है जो आज हमने देखने वाले हैं। तो आर्टिकल 36 to 51 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रिंसिपल है इसको आपको आंसर राइटिंग में भी स्टार्टिंग में ही मेंशन कर देना है कि हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने बोरो किया है। और अब दो तीन चीज़ें निकल के आती हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपने पहले सुना भी होगा कि ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं। जस्टिसेबल का मतलब क्या है? जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिसेबल नेचर के होते हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि जब हम आज़ाद हुए थे, जब इंडिया एक कंट्री बना था, तो हम इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स हमने ऐड करे। और साथ ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जब भी हम बात करते हैं, ये स्ट्रेंथन करते हैं, प्रमोट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए है, बाय सीकिंग टू ले डाउन सम सोशियो इकोनॉमिक गोल्स जो हम डीपीएसपी के थ्रू अचीव करते हैं। बेसिकली डीपीएसपीज होते क्या है मैं आपको अपनी भाषा में बताती हूँ। देखिए, फंडामेंटल राइट्स हमने सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, पर्सन्स को सबको दिए हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ डायरेक्शंस हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? ये कुछ डायरेक्शंस हैं जो हमने स्टेट को दिए हैं। ये डायरेक्शन हमने गवर्नमेंट को दिए हैं, स्टेट को दिए हैं कि अगर आपको लोगों को गवर्न करना है तो गवर्न करने का तरीका क्या होना चाहिए। आपके गवर्नेंस में आप इन सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये हमने मैंडेटरी तो बनाई नहीं है। इनके लिए लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। अब आर्टिकल 44 स्टार्टिंग से ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि कभी रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में होता है तो वो रेगुलेट करा जा रहा है, लागू किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, सारी चीज़ें हैं। तो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए कि मिलॉर्ड ये इन्फोर्स कराया जाए हमारे देश में। ये हमारी फंडामेंटल राइट की तरह इन्फोर्सेबल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इट इज़ नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, डीपीएसपी इसको। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरह के डायरेक्शंस हैं, एक इंस्ट्रक्शन की गाइड है जो हमने सरकार को, स्टेट को दे के रखी है कि आपको गवर्नेंस करना है। वेलफेयर प्रिंसिपल्स है, इसमें आप वेलफेयर करते हैं, लोगों का भला किस तरह से करना है, ऐसे प्रिंसिपल्स हमने आर्टिकल 36 to 51 में ले डाउन किए हुए हैं। So the directive principles, they strengthen and promote the concept of socio-economic goals which the various governments in India have to strive to achieve. आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो कुछ भी दिया हुआ है उसके थ्रू आपको गवर्नेंस करना है। आप कोशिश ये करोगे कि ये आप अचीव करो। अब पुअर कंट्री इंडिया क्यों कहा जाता है कि जब इंडिपेंडेंस हुआ
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने जस्टिसेबल क्यों नहीं करार दिया? हमने ये क्यों नहीं कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू भी हम कोर्ट में इन्फोर्समेंट करा सकते हैं? हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा साउंड नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क राइट होता। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए भी हम फंडामेंटल राइट्स की तरह ही कोर्ट जा सकते थे इन्फोर्समेंट के लिए। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक अलग पार्ट बना के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सेपरेट किया और कहा कि हाँ, सरकार कोशिश ये करेगी हरदम कि इन डायरेक्टिव्स को अपने मैनिफेस्टो में डाले या अपने गवर्नेंस में इसको जरूर शामिल करे। तो these principles obligate the state to take positive actions in certain directions in order to promote welfare of the people। जब भी welfare of the people क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा और कहीं पे भी अगर ऑप्शंस में DPSP होगा तो आपको वो लगा देना है। एंड टू अचीव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी गिव डायरेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। लॉ बनाना है, गवर्नमेंट को रूल करना है, गवर्न करना है, इन सारी चीज़ों में आपको डायरेक्टिव्स का मेंशन ज़रूर करना होगा। एज रिगार्ड्स द मैनर इन विच दे शुड एक्सरसाइज दैट पावर्स। लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव के पास क्या है? गवर्नेंस की पावर है। तो ये दोनों ही ऑर्गन्स जो हैं ये जब भी मतलब जब पावर अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़रूर मद्देनज़र रख के एक्सरसाइज करें। अब एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। इंपॉर्टेंट केस है। इसमें देखिए क्या कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइसेजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एट फेडरल लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल पे। इन अ वेलफेयर स्टेट प्राइमरी ड्यूटी गवर्नमेंट की होती है कि लोगों का भला हो, लोगों का वेलफेयर हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, समाज में से डिजीज खत्म हो जाए, पावर्टी खत्म हो जाए। यही तो एम होता है भाई। चलिए आगे आ जाइए। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले इन्फोर्सेबिलिटी वाला जो प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया था। सो फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को एस्टैब्लिश करती हैं, इंट्रोड्यूस करती हैं और सबका लिबर्टी होता है, फ्रीडम मिलता है सबको। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेक श्योर्स कि स्टेट यानी कि जो भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं, सबका भला हो, एक वेलफेयर स्टेट का गठन हो। The two constitutes the conscience of the constitution. This is a very important statement. Directive principles of fundamental rights एकजुट होके संविधान का conscience बनाती हैं। The main idea underlying these principles was that they would serve as an educational purpose and might serve as restraints on those who come in power. तो फंडामेंटल राइट एक तरह के रिस्ट्रेंट लगाती है ना। फंडामेंटल राइट किनके अगेंस्ट इन्फोर्स कराते हैं? आर्टिकल 12 स्टेट के अगेंस्ट कराते हैं और आर्टिकल 36 जब आप ओपन करके देखोगे तो सिमिलरली स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, सेम डेफिनेशन जो आर्टिकल 12 में दी हुई है। तो ये जो डायरेक्शंस है हमने किसको दी है? स्टेट को दी है। तो इसको पॉजिटिव इस तरह से हम कहते हैं कि भाई स्टेट चाहे तो इसको यूज कर सकती है गवर्नेंस के लिए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्योंकि लीगली इन्फोर्सेबल होती हैं, जस्टिसेबल होती हैं, इसीलिए ये एक तरह का रिस्ट्रेंट होती है ओवर द पावर ऑफ द स्टेट। These persons would have to pay some respect to those principles while exercising power and could be held accountable अगर आप इग्नोर करोगे them before the electorate, not before a court of law in the Constituent Assembly। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात कही। उन्होंने कहा कि दैट अ पार्टी विच फेल्ड टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स would stand to lose in the next elections. Thus, the accountability to enforce these principles was left to the political process। यानी कि ये अगर मान के चलिए आपके मैनिफेस्टो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंटर्स आपने डाले और अगर वो चीज़ें आपने फुलफिल नहीं करी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात कही थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी गई है एटलीस्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि माइट भी अगर आप अगले इलेक्शंस तक की वो चीज़ें पूरी नहीं करते हैं तो आपको इलेक्ट ना किया जाए। तो इम्पोर्टेंस ज़रूर हमने दी है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने के एस्पेक्ट में प्रैक्टिकल डिफरेंट है, किताबी लैंग्वेज डिफरेंट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप उतना ज़्यादा देखोगे नहीं, उसका एप्लीकेशन कोशिश ज़रूर करी जाती है, लेकिन सच अ ह्यूमंगस सोसाइटी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंट हो जाना और बढ़िया तरीके से इफेक्ट में आ जाना थोड़ा सा
ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। आगे आइए। अब दूसरी चीज क्यों नहीं इन्फोर्सेबल है, रीजन बिहाइंड द लीगल नॉन इन्फोर्सिबिलिटी एंड नॉन जस्टिसेबिलिटी ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट दे इम्पोज पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस डालते हैं स्टेट के ऊपर। While taking positive action, government functions under several restraints. अब सरकार ऑब्वियसली जब भी पॉजिटिव एक्शन कोई भी लेना होता है, सरकार के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होता है। भाई पैसा भी तो लिमिटेड है ना सरकार के पास। अब आप ये कह रहे हो कि मान के चलिए जैसे मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड, और आपके एजुकेशन से रिलेटेड, SC/STs को प्रमोट करने के लिए भैया बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें मिले हुए हैं, लेकिन उनको हम किस तरह से लागू कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि कितने सोर्सेज हमारे पास है, हमारे पास पैसा कितना है। अगर पैसा लिमिटेड है तो हम लिमिटेड रूप से तो उसको लागू कर सकते हैं ना। भाई हर चीज को इम्प्लीमेंट करने में, इफेक्ट में लाने में पैसा लगता है देश में, तो इसी वजह से हमने इसको जस्टिसेबल नहीं किया। Nevertheless, Constitution declares that the directive principles, though not enforceable, fundamental रहेंगे। ये आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, ये जो पैरा है। Constitution declares that directive principles, though not enforceable, भले ही enforceable नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन फंडामेंटल रहेंगे in the governance by the ruling party who is governing us in the country, and the state has been placed under an obligation to apply them. जब भी आप लॉज बनाएंगे, जब भी आप ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, जब भी आप स्कीम्स ला रहे हैं, तो आप DPSP को मद्देनजर रख के लाइएगा। The state has to thus make laws and use its administrative machinery for the achievement of these directive principles. आगे आइए दोस्तों। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो 4 आर्टिकल्स हैं, ये 4 आर्टिकल्स मैं पहले आपको करा देती हूँ। जैसे कि आर्टिकल 36 मैंने आपको दोस्तों बता दिया। आर्टिकल 36 सेम डेफिनेशन ले डाउन करता है जो पार्ट 3 में दी गई है, यानी कि आर्टिकल 12 को हम लोग इसमें रेफर करते हैं। रेड विथ आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में हमने क्या देखा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? ऑल अदर अथॉरिटीज, जितनी भी अथॉरिटीज आती हैं, एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज, सभी लोकल अथॉरिटीज उसके अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। और अदर अथॉरिटीज़ का बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करे हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। कौन कौन सी बॉडीज़ जो हैं वो अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आती हैं। इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ ऑफ स्टेट हम किसको मानते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लागू कर दी जाए। आगे आइए, आर्टिकल 37 पे आइएगा। आर्टिकल 37 ही है वो आर्टिकल, यानी कि नॉन इन्फोर्सेबल नहीं होंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं होंगे, ये हमें आर्टिकल 37 से पता चला। क्या कहता है? द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी कि पार्ट 4 शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल रहेंगे इन द गवर्नेंस, और ये शाल वर्ड यूज करके कहा गया है, ये स्टेट की ड्यूटी होगी, या ले स्टेट की ड्यूटी होगी कि इन प्रिंसिपल्स को जब भी लॉज बनाएंगे इसमें लागू करेंगे, मेंशन करेंगे। फिर आइए आर्टिकल 38 पे। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहीं ना कहीं एसेंस बताता है, आपको यहां से पता चलेगा कि एम क्या है। ये देखिए, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting as effectively, जितना हो सकेगा उतना ज्यादा, as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। तो स्टेट की जिम्मेदारी है, जो हमने प्रियम्बल में पढ़ा था, जस्टिस कैसी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही चीज आर्टिकल 38 में देखने को मिलती है कि स्टेट हमेशा कोशिश ये करेगा कि लोगों का वेलफेयर होगा। किस तरह से? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, जितना हो सकेगा, एज इट मे अ सोशल ऑर्डर, ऐसा सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा देश में जहां पे जस्टिस मेंटेन किया जाएगा, जहां पे जस्टिस डिलीवर की जाएगी। सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, सोशल भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। shall inform all the institutions of the national life। जितने भी हमारे देश में लोग हैं उनके लिए सोशल वेलफेयर जो है वो
मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, इसका क्लॉज 2 देखिए क्या कहता है। क्लॉज 2 कहता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, मतलब ज्यादा फोकस किया गया है क्लॉज 2 में किस चीज पे, टू स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, यानी कि इनइक्वालिटीज इन इनकम, मेल फीमेल में जो पे स्केल होता है वो डिफरेंस होता है। इनइक्वालिटीज इन इनकम सिर्फ सेक्स से लिमिटेड नहीं होता है, मेहनत से भी हम इसकी तुलना करते हैं कि कोई कितनी मेहनत करता है और उसको क्या पे किया जाता है, कोई कितनी मेहनत करता है क्या पे किया जाता है। एक पर्सन, एक यंग इंसान जो कि स्किल्ड है उसको क्या पे किया जाता है, और कोई अगर इंसान है जो अच्छी एज तक पहुंच चुका है, एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो भी उतनी ही मेहनत कर रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको कितना पे किया जाता है। तो इनइक्वालिटीज जो इनकम की हैं उनको क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन स्टेटस एज वेल। अब फैसिलिटी में भी देखा गया है, अपॉर्चुनिटीज में भी देखा गया है कि इनइक्वालिटी है हमारे समाज में, और ये तब से एग्जिस्ट कर रही है जब से हमने डीपीएसपी बनाई है, और कब से एग्जिस्ट कर रही होंगी, पहले से ही समाज में, स्टेटस में। अब आज हमने फंडामेंटल राइट्स में हमने क्या जरूरत थी अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बताने की, फंडामेंटल राइट बनाया ना हमने, और उससे रिलेटेड पार्लियामेंट ने कितने सारे एक्ट्स बना दिए, एट्रोसिटीज एक्ट बनाया, कितना मजबूत एक्ट है, और आए दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखते हैं कितने सारे केसेस आते हैं। तो ये स्टेटस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज हमें एलिमिनेट करना है, ये भी तो मेक श्योर करेगी सरकार। फैसिलिटीज, अब आप देखोगे कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम्पल लीजिए आप, बहुत सारे हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। अब आज को क्या है कि मेहनत एक बहुत ही मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही छोटी चीज हो गई है, तो कहते हैं ना मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस चीज को समझ लो, अगर आज आप स्ट्रगल करने को या मेहनत करने को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हो ना, तो आज दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। अब फैसिलिटी की जब बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे आलीशान बंगलों में है, सरकारी जॉब या सरकारी एग्जाम को क्रैक करना किसका ड्रीम नहीं है आजकल, किसको यूपीएससी क्रैक नहीं करना है, किसको पीसीएसजे क्रैक करके जज नहीं बनना है, जुडिशरी नहीं करना है। आजकल लॉ में आप पूछ लीजिए जाके, भाई हम तभी तो खड़े हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इमेंस फैसिलिटी मिली हुई है, बढ़िया बंगले हैं, एसी है, 10-12 नौकर चौकर हैं घर में जो आ रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, पीठ दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर से छत से पानी टपक रहा है। हमारे साथ बच्चे जुड़े ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हमारे पेड बैचेस में जिनकी छत से पानी टपक रहा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत इज वेरी सबस्टैंडर्ड, सब कुछ सबको ही मेहनत कर रहा है, बस फैसिलिटी में इनइक्वालिटी है। वो डिजर्विंग माइट भी ये इतनी मेहनत करके, जिनके पास आलीशान बंगला है, वो निकल जाए एक बार में, वो 2-3 साल लग जाए। मेहनत वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज में भी कई बार आप देखते हो ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ऐसे लोग हैं पिछड़े जो मेहनत भी करते हैं, जिनके पास माइट भी उतने रिसोर्सेज भी होंगे, चलो पढ़ भी लेंगे, उनको पता ही नहीं उनको अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। तो ये हर एस्पेक्ट में, हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता, नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट वोकेशंस में वो एंगेज्ड है। उनके पास स्टेटस में इक्वालिटी नहीं है, फैसिलिटीज में इक्वालिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी नहीं है। इसीलिए स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करे इनइक्वालिटीज जो कि इनकम में है, और कोशिश करेगा कि इनइक्वालिटी स्टेटस की, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटीज की भी एलिमिनेट करे। आर्टिकल 38 क्लॉज 1 वेलफेयर ऑफ द पीपल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। क्लॉज 2 में मिनिमाइज करेंगे इनइक्वालिटीज, और इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। आगे आइए, आर्टिकल 39 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको हम आर्टिकल 31C के साथ लिंक करके भी पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड रिसेंटली एक केस आया है, आई थिंक 9 जजेस की बेंच थी, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रिसेंट केस आया है। प्लीज़ इसकी साइटेशन आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 31C बेसिकली आर्टिकल 39 से ही रिलेटेड है कि हम जानते हैं कि सारी प्रॉपर्टी स्टेट की प्रॉपर्टी, आज को मैं जहाँ खड़ी हूँ, आप जहाँ बैठे हो, स्टेट चाहे तो उसको अक्वायर कर सकता है, वो स्टेट की राइट है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि मटेरियल रिसोर्सेज जितने भी हैं, 39B से रिलेटेड है वो केस, दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी
आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड, ये भी तो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है। तो इसके लिए अगर आप प्राइवेट एलिनेशन कर रहे हो प्रॉपर्टी का, तो वो किस हद तक के ठीक है। अगर आप प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी को अगर एलिनेट कर रहे हो या अगर आप अक्वायर कर रहे हो, तो वो किस हद तक के ठीक है, क्या एक्सटेंट है उसका, उस केस में इसको इस रिसेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के उसको डिसाइड किया गया है। तो उस केस को भी ज़रूर देखिएगा, मैं आपके लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगी अलग से, ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। बट रिमेंबर हियर वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, रीसेंट केस लॉ इन 2024, और बहुत समय से वो केस जो है वो पेंडिंग चल रहा था। ठीक है, चलिए 39 पे आ जाइए। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग, सबसे पहले कि जो सिटीजन्स हैं, मेन विमेन इक्वली हैव राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या है, जिंदगी गुजर बसर करने के लिए उनके पास एक राइट होना चाहिए कि उनके पास एडिक्वेट मीन्स है, कि भाई ब्रेड, रोटी, खाना, दाल, राशन, ये सब चीजें उनको मिल पाए। एक जिंदगी गुजर बसर करने के लिए उनके पास मीन्स होने चाहिए, तरीके होने चाहिए कि वो एक लाइवलीहुड अचीव कर पाए। चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, उनके पास राइट होनी चाहिए टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। दूसरी चीज, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं हमारे कम्युनिटी के, हमारे देश में जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, आप देखोगे खेत, खदानें, माइंस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मटेरियल, यानी कि ऐसा कोई रिसोर्स जिससे प्रॉफिट आ सकता है, इकोनॉमिकली रिसोर्सफुल है, वो फायदेमंद है। सो मटेरियल रिसोर्सेज जितने भी कम्युनिटी के इस तरह से डिवाइडेड हो कि सबका भला हो, कॉमन गुड हो। जान रहे हो ना आप, समझ रहे हो। इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, वो भी इसी से निकल के आता है। भाई अगर कोई कम्युनिटी, अगर कोई मटेरियल रिसोर्स जो कम्युनिटी का है, अगर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है कि सबका भला हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है। यहाँ तो वेल्थ की बात करी गई है पॉइंट सी में, यानी कि मटेरियल रिसोर्सेज का भी अक्यूमुलेशन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है एक ही बॉडी में, एक ही पर्सन में। एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर जा रहा है, एक ही इकोनॉमिस्ट ऊपर जा रहा है, या एक ही मान के चलिए बिजनेसमैन ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ हो रहा है, तो वो चीज नहीं प्रमोट करी गई है, वो मना किया गया है। ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो किया जाएगा बाय द स्टेट। स्टेट यहाँ पे इन पर्टिकुलर डायरेक्ट करेगा उसकी पॉलिसी क्या सिक्योर करने के लिए, कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। जो भी कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हो, उन रिसोर्सेज का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी ऊपर जाएगा। अगर एक ही आदमी ऊपर जाएगा तो जो रिच और पुअर का गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सी में आइएगा, दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम does not result in concentration of wealth and means of production to common detriment। लोगों ही का नुकसान होने लगे, इस तरह से इकोनॉमिक सिस्टम का फंक्शनिंग होने लगेगा। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारा इकोनॉमिक सेटअप है हमारी कंट्री का, इस तरह से अगर आप ऑपरेट करोगे कि कॉन्सेंट्रेशन, सारा पैसा एक तरफ जा रहा है, और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी फैक्ट्रीज है, वो इस तरह से फंक्शन करने लगे कि लोगों ही का नुकसान हो जाए, कॉमन डेट्रीमेंट, नुकसान होने लगे लोगों का। ये नहीं किया जाएगा। स्टेट ये मेक श्योर करेगा, ऐसी पॉलिसीज बनाएगा कि ऐसा ना हो। फिर देखिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, महिलाओं और आपकी जेंट्स के लिए और मेल्स के लिए, मेल्स और फीमेल्स के लिए जो है वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए फॉर ऑल मेल्स एंड फीमेल्स। ई पॉइंट और एफ पॉइंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ई पॉइंट देखिए क्या कहता है। ई पॉइंट कहता है कि द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं, चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, आर नॉट अब्यूज्ड, लिंक्ड विथ आर्टिकल 24। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, अगेन अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर नहीं होगा, 23। एंड द सिटीजन्स, एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड, कोशिश स्टेट ये करेगा कि बेचारे जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो पैसे की वजह से। अब आप बताओ, ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? आप बताओ, आप कह पाओगे खुल के ये बात कि नहीं यार
मतलब इतना तो कर दिया है, मतलब इतना हमारे देश में हो गया है कि यार मुझे कोई फाइनेंशियली दबाव नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है, यू नो व्हाट, आई थिंक देयर आर 95% पीपल हु आर इन फाइनेंशियल प्रेशर। अच्छा, इनमें वो लोग काउंट नहीं होंगे जो एक तरह से अपनी लाइफ में एक अच्छी जगह पहुंच चुके हैं, एक अच्छी जॉब मिल गई है, एक अच्छा उनके पास अमाउंट सिक्योर कर लिया उन्होंने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप आउट हो। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास पीछे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, ना अकाउंट में कुछ है, ना घर में कुछ है, ना फैमिली में कुछ है, ना खेत है, ना खलियान है, कुछ नहीं है। तो क्या आप कह सकते हो, फ्रीली कह सकते हो कि हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है? आज को कितने ऐसे लड़के हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको लगता है कि यार, मतलब आप मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं जुडिशरी के, यूपीएससी के, जो गए हैं और वहाँ पैनल ने बताया है कि जैसे आप क्या चीज़ रिग्रेट करते हो अपनी लाइफ में, अगर आपसे पूछा जाए आप क्या रिग्रेट करते हो, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने कि मैं इस एज तक की पहुँच गया या पहुँच गई और मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन रहा या रही, क्योंकि ये तैयारी में थे। चलो ठीक है, तैयारी वालों को भी अगर आप हटा दो तो बहुत से ऐसे लोग, देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन हु आर नॉट सेटिस्फाइड वेयर दे आर करेंटली। अब स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो ये कोशिश करेगा कि जो सिटीजन्स हैं वो इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से दबाव ना लगे कि वो ऐसे एवोकेशंस को, मतलब ऐसी जगहों में ऐसी जॉब्स करें जो उनको अनसूटेड हो, उनकी एज के वजह से, स्ट्रेंथ की वजह से। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है बेचारे, बहुत 70 साल 75 साल, क्या ठेला लगाए, क्या कर रहे हैं, बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि आप ऐसे पॉलिसी सेटअप करो कि ऐसे लोग अपनी एज के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ, ताकत नहीं है लेकिन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कमाना है। क्या फोर्स नहीं है वो? आप देखिएगा। तो ई पॉइंट कहता है हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड विमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन, उनको अब्यूज ना करिए, और सिटीजन्स इकोनॉमिक नेसेसिटी के चलते उनके ऊपर कोई दबाव ना हो कि वो ऐसे काम करने लगे, ऐसे एवोकेशंस करने लगे जो उनके लिए अनसूटेबल हो, उनकी एज के चलते, स्ट्रेंथ के चलते और बीमारी के चलते अनसूटेड हो। यहाँ है ही नहीं कुछ, तो जो है वो तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि घर तो चलना है। और ऊपर वाला भी कहता है कि यार तुम्हें भूखे पेट हम नहीं सुन, चाहे तुम मतलब ठीक ही क्यों ना मांगते हो। एफ देखिए, that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, that childhood and youth are protected against exploitation, against moral and material abandonment। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो हेल्दी मैनर में उनका डेवलपमेंट हो और फ्रीडम हो, उनके पास डिग्निटी हो, और जो चाइल्डहुड और उनकी जो यूथ है वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हो, और साथ ही मॉरल और मटेरियल अबंडनमेंट से उनको बचाया जाए। ठीक है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं दुनिया की उससे। तो एफ पॉइंट भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए इस पे, केस पे। कुछ केसेस हैं इसमें हम देखेंगे। ये जो आर्टिकल है 39, ये स्पेसिफिकली स्टेट को रिक्वायर करता है कि वो इंश्योर करेगा, स्टेट शैल इंश्योर फॉर इट्स पीपल एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हो, लेबर हो। आर्टिकल 39B एंड C टुगेदर और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अदर प्रोविजन हम मिला के मेन ऑब्जेक्टिव ले डाउन करते हैं कि भाई एक वेलफेयर सोसाइटी होनी चाहिए। When the constitution makers envisaged development in social, economic, political fields, they did not desire that it should be a society where a citizen will not have the dignity of the net, मतलब उसके पास डिग्निटी, उसके पास अपनी इज्जत, उसके बाद समाज में रोटी कमाने का, अपने पेट भरने का एक हक होना चाहिए, ताकि वो एक उसके पास एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो। ये केशवानंद भारती केस में कहा गया। और एक और केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस अब्दुल कवूर बाई, देख लीजिएगा इसको एक बार। Material resources include not only natural, physical, but also movable, immovable property such as land, building, workshop, vehicles, etc. ये भी material resources में आता है। आगे आइए। अब दोस्तों आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें हम लोग MS हॉस्कॉट का भी केस देखते हैं और हुसैन आरा खातून का भी केस देखते हैं, देख लीजिएगा उसको भी। The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity होनी चाहिए,
एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। लीगल एड की बात करी जा रही है यहाँ पे, सीआरपीसी में भी एक प्रोविजन लीगल एड से रिलेटेड दिया गया है, तो वो भी आप इसमें लिंक कर लीजिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा आर्टिकल 39A से लिंक्ड जो भी प्रोविजंस हैं आपके, ठीक है। इन पर्टिकुलर प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, ऐसे लॉज बनाए जाए, ऐसी स्कीमें बनाई जाए कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं एडवोकेट हायर करने के, उनके पास फ्री लीगल एड का ऑप्शन हो। इन अदर वे टू इंश्योर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर इश्यूज। ये आर्टिकल रिलाई किया गया है बहुत सारे ऐसे राइट टू लीगल एड के केसेस में, लीगल एड के प्रोग्राम्स में, जैसे एमएच हॉस्कोट के केस में कहा गया। It has also been relied upon in association with Article 21 to cast a duty on the state to afford grants and aid to recognize private law colleges. Grants and aid private law colleges में दो कि वो भी कहीं ना कहीं उनके पास ये आगे चल के ऑप्शन हो कि वो लोगों को एडवोकेट कर पाएँ, लोगों को गाइड कर पाएँ। आगे आइए। फिर उसके बाद एक और केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनुभाई पी वाशी, सुप्रीम कोर्ट का। इन पर्सुएंस ऑफ दिस आर्टिकल पार्लियामेंट हैज पास द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। 40 पे आ जाइएगा दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया आर्टिकल 40, और ये गांधीयन प्रिंसिपल्स, डीपीएसपी को वाइडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority जो भी necessary है to enable them to function as units of self government। दोस्तों इसी के थ्रू 73rd और 74th अमेंडमेंट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया, जिससे हमने पंचायत का कॉन्सेप्ट और म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट डाला। दिस डायरेक्शंस मस्ट बी रेड विद द डायरेक्टिव कंटेन्स इन आर्टिकल 50, जिसमें सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मस्ट बी कैरिड आउट इन प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, प्रैक्टिस में भी आना चाहिए है। हमेशा गांधी जी ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया था, खादी का प्रिंसिपल लेके आए, और आपका जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे उनको प्रमोट किया। होता क्या था, ब्रिटिश राज में होता था ये कि हमारे देश के रॉ मटेरियल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रिसोर्सफुल थे। जो भी रिसोर्सेज थे हमारे वो यहाँ से बाहर भेजे जाते थे, और जो टेक्सटाइल्स हुआ करते थे, और वहाँ से मशीन मेड गुड यहाँ पे आते थे, और इसको सस्ते सस्ते दामों में बेचा जाता था। पूरा तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ इसी को तो कहते हैं ना। तो इसी के वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डाउन हुई। आर्टिकल 50 सो एज टू मेंटेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, मतलब आर्टिकल 50 और इसके आर्टिकल 40 को एक साथ पढ़ा जाए ताकि रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन्ड हो। द टर्म विलेज हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर डज हैव एनी फिक्स डेफिनेशन, देयरफॉर स्टेट मे गिव एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन फॉर दिस पर्पस। आगे आइए। फिर आर्टिकल 41 दोस्तों, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसको देखिएगा। द स्टेट शैल within the limits of its economic capacity के अंदर रहते हुए and development make effective steps to for securing the right to work, to education and public assistance in case of unemployment है, old age है, sickness है, अगर कोई disabled person है, and in other cases of undeserved want. State is directed by this article to ensure the people living within the limits of its economic capacity अपने हैसियत के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और पब्लिक असिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकता है, और ये राइट रिकॉग्नाइज यहाँ पे करी गई है। और किन किन मामलों में ये बहुत ज़रूरी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई ओल्ड एज का पर्सन है, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, और अगर कोई अदर cases हैं। The duty to take effective steps to provide education has acquired special significance in the view of the recognition of a fundamental right to education. तो right to education अब हमारी एक fundamental rights आर्टिकल 21A के अंदर हो गई है। उन्नी कृष्णन का केस यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आइए दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 42 के अंदर हम लोग मैटर्निटी रिलीफ एक्ट जो है उसको लिख लीजिएगा आप, वो भी इसी के पर्सुएंस में बनाया गया है।
तो आर्टिकल 42 क्या बात करता है, प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर डेवलपमेंट। स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि ये ऐसे प्रोविजंस बनाएंगे कि जस्ट जैसे काम करने जब आप जाते हो तो जो इन्वायरमेंट है, जो वर्क कंडीशंस हैं, वो थोड़ा आपके हिसाब से होनी चाहिए, ह्यूमेन होनी चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा वर्क कंडीशंस आप इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अगर कर दोगे तो लोगों का काम करना आसान नहीं होगा। आपको लोगों को काम कराना आसान करना है, ना कि डिफिकल्ट करना है। So these directives, like those contained in Article 38, relate to economic rights. State is required to make provision for just and human conditions of work. Article 42 specifically speaks of just and human conditions of work. Maternity relief. The validity of an executive or administrative action in denying maternity benefit has to be examined according to 42. आर्टिकल 42 के हिसाब से ही हम इसको एग्जामिन करेंगे कि मान के चलिए आप किसी जॉब में हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपको वो मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो मना कर दिए जाते हैं, डिनाई कर दिए जाते हैं, तो क्या वो चैलेंज किया जा सकता है? जी हाँ, चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि अब ये लीगल हो चुका है। इसको मैटरनिटी रिलीफ एक्ट के माध्यम से इसको हमने लीगलाइज कर दिया है, और अब अगर आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, और इसको हम 42 के मद्देनजर रख के जांचते हैं। आगे आइए, 43 देख लीजिए दोस्तों, लिविंग वेज की बात करता है। यहाँ पे स्टेट कहा गया है, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, लॉ बना के या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से करेगा या किसी अदर वे में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है टू एन वर्कर्स, एग्रीकल्चरल हो चाहे अदरवाइज, वर्क अ लिविंग वेज, एक बेसिक वेज, कंडीशंस ऑफ वर्क, इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनको मिल सकती है। उनकी बेसिक जो वेज होती है, जैसे दिहाड़ी जो होती है, वो एक इतना हो कि भाई वो रोटी खा पाए, है ना, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उसकी हो पाए, या लेजर या सोशल और कल्चरल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी उसको मिल पाए। इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर to promote cottage industries on an individual or cooperative societies in rural areas. This article requires the state to strive to secure to the work a living wage of conditions, ensure decent standard of life and full enjoyment of leisure and social cultural opportunities. ये आर्टिकल 43 में हमें देखने को मिलता है, लिविंग वेज। ऐसी वेज, इससे मिनिमम वेजेस एक्ट इससे निकल के आता है, जो हमारा कानून बनाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं, इसमें लिंक करके लगा सकते हैं। डीपीएसपी को मैंने बहुत ही डिटेल में फाउंडेशन बैच में भी कवर कराया, जो लॉ वाला पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एक एक प्रोविजन से लिंक्ड आर्टिकल्स रियली सॉरी गाइस देखने हैं तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। आगे आ जाइए। अच्छा, 43 को हम आर्टिकल 38 के साथ लिंक करके भी पढ़ सकते हैं। रिक्वायर द स्टेट टू प्रोवाइड वर्क but necessarily a job in state civil service or a security the termination of such service for a good cause। ये के राजेंद्रन के केस में कहा गया था। इसमें कहा गया जस्टिस गजेंद्र गटकर के द्वारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग वेज इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट इज एक्सपैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड द नंबर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट and their respective contents are bound to expand and widen with development and growth of the national economy। जाहिर सी बात है, हम लोग क्यों कहते हैं कि यार पहले, अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो जब इकोनॉमी बढ़ेगी, जब आप एडवांसमेंट्स करोगे, डेवलपमेंट होंगे, तो डेफिनेटली जो वैल्यू है मनी की, द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज, द कमोडिटीज़, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, जो आपका डेली राशन है, ये सब महंगा होता चला जाएगा। इसीलिए क्योंकि आपके देश में डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, चाहे वो आपका देश इंडस्ट्रियली बढ़ रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा हो, तो ये तो होना ही है। इंडीड इट मे बी ट्रू टू से दैट इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री it would be idle to describe any wage structure as containing the ideal of living wage, though in some cases wages paid by certain employer may appear to or higher than those paid by others। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि एक लिविंग वेज, एक बेसिक वेज होनी चाहिए जो कि सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए।
कि भाई इतनी दिहाड़ी इतना काम करने के लिए आपको मिलना ही मिलना चाहिए। इसी तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाए ताकि आपका जो वर्क है, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से आपको एक बेसिक वेज दी जाए। आगे आ जाइए। 43A, participations of workers in management of industry. State shall take steps by suitable legislation in any other way to source the participation of workers in the management of undertakings, establishments या किसी अन्य organization में engaged in any industry, in upholding the right of worker to be heard in the winding up of proceedings of a company. Support from article participation of workers in the management is becoming an acceptable growing norm. तो इसमें ये दिया गया है कि जैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। 43 ये कहता है कि जितने भी वर्कर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उन सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उन सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्रियल वर्क में, किसी भी फैक्ट्री में अगर वो काम कर रहे हैं, उनका एक हिस्सेदारी, उनका एक से होना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो उसी तरह से जैसे कोई राइट ऑफ वर्कर है, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए अगर कंपनी वाइंड अप कर रही है। अगर कोई भी वर्कर उस कंपनी में काम कर रहा है, उसकी भी बात सुनिए। ये नेचुरली एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया है और निकल के भी आता है, जो कि 43A में एनश्राइंड है। आगे आइए। आर्टिकल 44 अब हम देखेंगे दोस्तों। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इसको मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, भारत में जो पर्सनल लॉज हैं, तो भारत में जितने भी धार्मिक आप देखोगे मैटर्स हैं, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड मैटर है, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर है, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, प्रॉपर्टी पे कौन सक्सीड करेगा, ये सब कुछ अपने अपने पर्सनल लॉज से गवर्न होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि भाई आप अपने अपने पर्सनल लॉज से गवर्न हो रहे हो, इससे बेटर है कि वो सारे लॉज को हम किनारे लगाते हैं और एक कोड लाते हैं जो कि यूनिफॉर्मली हर किसी पे लागू होगा, भले ही आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो उसी को आर्टिकल 44 में दिया गया है। ये आर्टिकल 25 की राइट टू रिलीजन जो है आपका, उससे लिंक्ड है। द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस आर्टिकल रिक्वायर्स ऑन द स्टेट to take steps for establishing a uniform civil code throughout the territory of India. दो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यहाँ पे रखे थे। फर्स्टली इट वुड इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स, अगर हम इसको लागू कर देंगे, इसीलिए तो अभी तक की लागू नहीं है। एंड इट विल बी बैड टू अ माइनॉरिटी। टायरनी मतलब माइनॉरिटीज़ के लिए गलत हो जाएगा, एक आर्बिट्री स्टेप हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड। माइनॉरिटीज़ के पास अपनी राइट है, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी हैं और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, तो वो गलत होगा। इस वजह से इसको हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू नहीं किया गया था, बट ज़रूर इसको DPSP बनाया गया था। ठीक है, एप्लीकेशन अभी हुआ नहीं है। 45 में दोस्तों दिया गया है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। अब हमने आर्टिकल 21A के थ्रू इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। और एजुकेशन कंप्लीट until they complete age of 6 years, अब 6 to 14 years is a fundamental right। आगे आ जाइए। इसके बाद दोस्तों प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन 46 में दिया गया है। ये पहले से ही DPSP के थ्रू हमने डाला हुआ था। द स्टेट शाल प्रमोट विद स्पेशल केयर एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शंस के हैं, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर जो सेक्शंस हैं, और उनको सोशल इनजस्टिस से बचाया जाए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। MR बालाजी का केस आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट देयर इज अ नीड फॉर बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेक्शंस ऑफ द पीपल कवर्ड अंडर 46 एंड द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इट इज इन दिस व्यू ऑफ it is in view of greater importance attached to the directive principles by 42nd Amendment and its recognition in the fundamental rights case that the Supreme Court has conceded a liberal implementation of Article 46 through Article 15, 16, particularly in respect of special provisions for scheduled castes and scheduled tribes। बिल्कुल, इससे पहले अगर हम लोगों ने बात करी आर्टिकल 15 क्लॉज 4 की, उससे पहले हम 46 से वैसे भी गवर्न हो रहे थे, है ना, बट वो हमने फिर और ज़्यादा मजबूत कर दिया थ्रू द आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो हमने इंसर्ट किया। फिर दोस्तों आर्टिकल 47 आता है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। इसके अंदर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स
उसके बारे में कहा गया है कि स्टेट चाहे तो रोक भी सकता है। द आर्टिकल, लेकिन पैसा बहुत आता है। द आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाए, कोशिश करी जाए, पब्लिक हेल्थ, समाज में सरकारी हॉस्पिटल्स में इतना सारा फैसिलिटीज़ आप दे दो कि लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए। फर्दर स्टेट की यहाँ पे जिम्मेदारी होगी कि ऐसे स्टेप्स ले कि प्रोहिबिट किया जाए कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस, मतलब अगर आपको मेडिसिनल या मेडिकल डॉक्टर के द्वारा आपको सजेस्ट किया जा रहा है कोई भी ड्रिंक लेने के लिए तब तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक या ड्रग उसका कंजम्पशन चाहे तो स्टेट प्रोहिबिट कर सकता है। अर्जुन दास के केस में कहा गया ओपियम ड्रग है विच इज इंजूरियस टू हेल्थ। FN बालसारा का केस था, कहा द डायरेक्टिव अंडर आर्टिकल 47 वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सपोर्ट ऑफ द कोर्ट्स डिसीजन that be restrictions imposed on Bombay Prohibition Act in respect of possession, sale, use or use of products guaranteed under Article 19 Clause 1। इसको एक बार देखेंगे तो इस पे हम लोग FN बालसारा का केस भी देखते हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे डिटेल में आगे। बट 1951 का FN बालसारा केस भी इसमें हम लोग आर्टिकल 47 से लिंक करके पढ़ सकते। आर्टिकल 48 पे आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। स्टेट इंडिवर करेगा कि एक एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हो मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे। मॉडर्न लाइंस क्या, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे देशों में इनोवेशंस हो रहे हैं तो उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग इम्प्रूविंग ब्रीडिंग, ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्लॉटर ऑफ काउस को प्रोहिबिट करने के लिए, काव्स या कोई भी रॉड कैटल है या मिल्क कैटल, जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल्स है उनको यहाँ पे स्लॉटर ना किया जाए। MH कुरैशी का केस मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो ये आप इस पे रेफर कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, 48A यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी आर्टिकल के अंडर बनाया गया है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। बिल्कुल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सारे MC मेहता के केसेस यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल लॉज के स्टूडेंट्स हैं आपको यहाँ पे समझ में आएगा। 49 पे आ जाइए, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखती हैं, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि हर मॉन्यूमेंट जो है, हर प्लेस जो भी आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट का है, मान के चलिए अगर लॉ ने डिक्लेयर करा है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उसका स्पॉइलेशन ना हो, डिसफिगरमेंट ना हो, उसको डिस्ट्रक्ट ना किया जाए, रिमूव ना किया जाए, डिस्पोज ना किया जाए। मान के चलिए आप गोद देते हैं, सारा प्यार आपको जाके मॉन्यूमेंट्स पे भी लिखना है, प्रीति आई लव यू, प्रीति मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्रीति मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, सारी शेरो शायरी आपको लिखनी है वहीं पे। तो ये सब गलत है, सही नहीं है। देयर इज़ अ सेंट्रल एक्ट, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, which is intended to preserve ancient monuments and to prevent excavations by unauthorized persons of sites of historic interest and values। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों। आर्टिकल 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है। स्टेट हमेशा ये मेक श्योर करेगा, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स हम जानते हैं वो मॉन्टेस्की का प्रिंसिपल हमने अपने देश में भी अडॉप्ट करा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं करा है। स्टेट यहाँ पे मेक श्योर करेगा कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड रहे इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इट हैज़ बीन इन्वोक्ड टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इवन एट द हाईएस्ट लेवल सुप्रीम कोर्ट। In justifying primacy of the Chief Justice of India in the appointment of the Supreme Court and High Court judges, and in the transfer of the latter, the court has relied on this article. This article is inapplicable to higher judiciary insofar as it speaks of the separation of judiciary from the executive in the public service of the state. जो offices हैं of the judges of the Supreme Court and High Courts are public offices and not services, because judiciary at all levels is treated as public service, even in England from where we draw most of our legal expressions. So to ensure the independence of even at the highest level of the Supreme Court, ये ensure करने के लिए ये जो आर्टिकल है inapplicable है हायर जुडिशरी इस एस्पेक्ट में कि पब्लिक सर्विस में वो नहीं आती है, वो पब्लिक ऑफिसेज हैं, दीज आर पब्लिक ऑफिसेज एंड नॉट सर्विसेज, बिकॉज जुडिशरी हर लेवल पे पब्लिक सर्विस ट्रीट किया जाता है। आगे आ जाइए, आर्टिकल 51 यहाँ पे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बहुत बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, ये चारों पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। चारों पॉइंट्स क्या हैं? स्टेट यहाँ पे क्या करेगा, एंडेवर हर स्टेप्स लेगा कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट की जाए, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन किए जाए नेशंस के बीच में,
रिस्पेक्ट होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ, जो भी आपका इंटरनेशनल लॉ है, जितनी भी आपकी ट्रीटीज हैं, सारे चार्टर्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए, and encourage settlement of international disputes by arbitration. This article has been relied to introduce, implement various international instruments जैसे Declaration of Human Rights and Political Civil Rights, Economic, Social, Cultural Rights in the interpretation of fundamental rights. Courts have held that by virtue of this article, international instruments, particularly those to which India is a party, become a part of Indian law so long as they are not inconsistent with it. Therefore, they can be very well relied upon and enforced. PUCL के केस में ये बात कही गई थी. केसेस मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप चाहें तो अपने नोट्स में इसको शामिल कर सकते हैं. तो जैसे 51 के ऊपर यहाँ पे PUCL के केस में कहा गया कि कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे केसेस में हेल्ड किया है इस आर्टिकल के माध्यम से इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, पर्टिकुलरली जो कि इंडिया जिसमें पार्टी है वो इंडियन लॉ का पार्ट बन जाए, so long as they are not inconsistent. हमारे मान के चलिए हमारे जितने लॉज हैं उनसे विरुद्ध नहीं हो रहे हैं, वायलेट नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम किसी मान के चलिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट पे इसके सिग्नेटरी हो रहे हैं, तो वो जो मान के चलिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट करा है, तो हम अपने अपने लॉज में ऐसे चेंजेस करें जो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्रमोट कर रहे हैं. बेसिकली PUCL के केस में ये कहा गया. आगे आ जाइए दोस्तों, बस फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो मैं आपको पढ़ाने नहीं वाली हूँ, उसके ये जो पॉइंट है ये आप याद रखिएगा. 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने ऐड करा, इसको लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रामलीला मैदान का केस, जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करी थी और स्टेट ने अपनी पावर को किस तरह से एक्सीड किया था वो भी बात करी थी. और राइट टू स्लीप का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 21 में इसी केस से निकला था. तो ये केस आपके पॉइंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहली बात, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको हमने ऐड किया था बाय दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट. और कॉन्स्टिट्यूशन उसकी स्कीम जो है ये मेंशन किया गया है कि भाई आपको राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज़ भी आप मतलब ये भी कहा गया है कई जगह कि अगर इंसान ड्यूटीज़ अपनी इतनी अच्छी तरीके से करेगा तो उसको फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. तो इट मे बी नोटेड दैट ड्यूटीज़ आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, स्टेट मस्ट मेक लॉज फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन. विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूटी अंडर क्लॉज ए, इट हैज़ बीन हेल्ड दैट प्रॉपर रिस्पेक्ट, अगर आप नेशनल एंथम को शो कर रहे हैं. विजय मैनल का केस जो मैं आपको बता रही थी, जेवोहा कम्युनिटी को जो बिलोंग करते थे. बस आगे आ जाइए. इसके बाद मुझे आपको बताना है द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. केरला एजुकेशन बिल था 1958 का केस. इस केस में कहा गया बाय जस्टिस SC दास, while affirming the primacy to fundamental rights over directive principles, qualified the same by pleading for a harmonious interpretation of two. Basically harmonious construction का मतलब ये होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों आपस में एक दूसरे को सप्लीमेंट करती हैं, कोई किसी के ऊपर नहीं है. आप ये नहीं कह सकते DPSP फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फंडामेंटल राइट्स DPSP से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. In determining the scope and ambit of fundamental rights relied upon or behalf of any person or body, the court may not entirely ignore the directive principle laid down in part 4. और एक हार्मनी होना चाहिए. हार्मनी का मतलब क्या है? एक बैलेंस होना चाहिए. दोनों खुश हो रहे हैं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाइड होने चाहिए. Without therefore making directive principle justiciable as such, the courts began to implement the values underlying these principles. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भी वैल्यूज निकल के आती है उनको कोर्ट्स ने एप्लीकेशन अपने आप करना शुरू कर दिया. ठीक है, आगे आ जाइए. गोलकनाथ का केस है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इंटीग्रेटेड स्कीम है विच इज इलास्टिक इनफ टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. जैसे जैसे समाज चेंज होगा हम अपनी चेंजेस लेके आएंगे. माइट भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए, तो चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम करेंगे. The fundamental rights and directive principles constitute the conscience of the constitution. दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई एंटीथेसिस नहीं है और एक दूसरे को दोनों सप्लीमेंट करती है. मिनर्वा मिल्स के केस में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने देखिए क्या कहा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एन एंड इन देमसेल्फ बट दे आर मीन्स टू एन एंड. किसी चीज को अचीव करने के लिए एक तरीका है फंडामेंटल राइट्स. क्या अचीव करना है हमें, वो हमें DPSP से मिलता है. बहुत बड़ी बात कही. The Indian Constitution is founded on the bedrock, use this statement, of the balance between the two, यानी कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए. इसी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. कैसे?
फंडामेंटल राइट्स एंड नहीं है, वो मीन्स है जिसके थ्रू हम एंड्स को अचीव करते हैं। एंड्स क्या है? डीपीएसपी है। टू गिव दिस हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक, ये दोनों में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मनी होनी चाहिए, ये भी एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे आ जाइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 31C मुझे आपको बताना है, देखिए क्या कहता है। आर्टिकल 31C क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 31C को यहाँ पे डाला गया सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कहा गया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, यानी कि जुडिशियल रिव्यू में जो कहा गया है, जो दिया गया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी ऐसा लॉ जो कि स्टेट की पॉलिसी को इफेक्ट दे रहा है टुवर्ड सिक्योरिंग all or any principles laid down in part 4 shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by article 14 और article 19। ये सारी चीजें अमेंडमेंट के बाद हुई हैं, जो आपको 6, 5 दिख रहा है ना उसके ऊपर, वो अमेंडमेंट हुए। बेसिकली आर्टिकल 31C का पहला पॉइंट ये कहता है कि आर्टिकल 13 में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं हो सकती आपके पास, अगर आप उस पावर को इसलिए यूज कर रहे हो जो कि स्टेट की पॉलिसी है डीपीएसपी के अंदर, ऑल और एनी प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन पार्ट 4, उसके लिए अगर आपने कोई कानून बनाया पार्ट 4 के अंदर, और अब आप ये कह रहे हो कि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आप उसको आर्टिकल 13 में चेक नहीं कर सकते। ये यहाँ पे उन्होंने कहा आर्टिकल 14 या 19 के विरुद्ध है। एंड नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी। आप उस लॉ को, कोई कानून, फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आपने बनाया डीपीएसपी के अंदर, उस कानून को आप चेक नहीं कर सकते हो, कोर्ट्स निहत्ते हैं ऐसे मामले में। ये सेकंड पॉइंट कह रहा है एंड से, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच अ पॉलिसी इन पार्ट 4 शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें मैटरनिटी बेनिफिट तो हमें मिल ही नहीं रहा है। प्रोवाइड दैट वेयर सच अ लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई thereto unless such a law has been reserved for the consideration of the president। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन होना जरूरी है, मैंडेटरी, उनका असेंट मैंडेटरी है, ठीक बात है, प्रोवाइजो ये कह रहा है। अब क्लॉज 1 जो है आपका, क्लॉज 1 कह रही हूँ, नॉटविथस्टैंडिंग से जो शुरू होता है, फर्स्ट पैरा, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 ने ऐड किया था। पहला पार्ट जो आर्टिकल 31C का है वो ये कहता है कि नो लॉ विच इज इंटेंडेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 39B एंड 39C। स्टार्टिंग में 39B एंड 39C था। कैसे हमें पता लगता है? ये देखिए, यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ 5 में। 5 में क्या कहा गया? सब्सटीट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या था? द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन क्लॉज B एंड C ऑफ आर्टिकल 39। फिर हमने क्या किया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने उसको चेंज किया और क्या कहा? जितने भी डीपीएसपीज हैं उसके ऊपर अगर हम लॉ बना रहे हैं, आप उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करोगे कि ये 1419 के विरुद्ध है। ये कर दिया इन्होंने चेंज। लेकिन इसको जो है इसको इनवैलिड करार दिया गया था मिनर्वा मिल्स के केस में। इसको 1980 के मिनर्वा मिल्स के केस में हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। सेकेंड पार्ट कहता है कि कोई भी लॉ विच इज गिविंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू अ पॉलिसी, जिसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ये 31C का सेकेंड पार्ट है। अब हुआ क्या? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको पहले अमेंड करा और सारे डायरेक्टिव्स डाल दिए। इसको मिनर्वा मिल्स में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। कहा कि एब्सोल्यूट प्राइमेसी अगर हम डीपीएसपी को दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की हार्मनी को डिस्टर्ब करेगा, जो कि हमारा ऑलरेडी बेसिक फीचर है। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया, पहले सिर्फ 39 था, फिर उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सारे डीपीएसपी ऐड करे। 6 में भी अमेंडमेंट था, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने चेंज किया था। यहाँ पे क्या था? 14, 19 और 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल था। तो 14, 19 और 31 के अगर कोई विरोध होता है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। 31 हमने हटा दिया, 14, 19 रखा। फिर 7 में क्या था? केसवन एंड द भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द प्रोविजंस
तो भी इटैलिक्स की प्रोविजंस इनवैलिड है। तो ये 7th चेंज ये हुआ है, नो लॉ कंटेनिंग डिक्लेरेशन दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड इन केशवानंद भारती केस। ठीक, अच्छा एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि जो अभी मैंने आपको केस बताया था ना, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक केस था जो 2024 में डिसाइड किया गया है। इसमें ये भी बात हुई है क्या 31C जो है क्या ये कंप्लीटली इनवैलिड हो चुका है, ये भी क्वेश्चन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि कंप्लीटली इनवैलिड नहीं है, जो पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स के केस में हमने दिखाया है सिर्फ वही है, बाकी चीजें वैलिड हैं अभी भी। चलिए आगे आ जाइए, बस अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं लाई हूं आपके लिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डीपीएसपी, कैन कोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स विद व्यू टू अटेन एनी ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड इन डीपीएसपी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। बहुत जरूरी है, ये यूपी जुडिशरी में साफ साफ सेम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 4A हमने जो है पार्ट 4 और पार्ट 4A हमने देख लिया है। पार्ट 4 में मुझे आपको एक चीज बतानी है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से एक तो आपका जो प्रिंसिपल हमने देखा था 43A में, 43A, फिर उसके बाद 48A, ये हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया। फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 38 में चेंजेस करे। 2011 में मैंने 43B आपको नहीं बताया है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। तो 2011 में 43B भी डाला था इन्होंने, आर्टिकल 19(1)(c) में भी चेंज किया था, और इसके साथ ही साथ हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड एक पार्ट भी डाल दिया था। इन सब को आपको देख लेना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी तो आप खुद से कुछ नहीं करोगे। तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने किया था 43A, 48A, और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों ने 39A, ये सब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से किए। 44th अमेंडमेंट एक्ट से 38 में अमेंडमेंट, आर्टिकल 38 में अमेंडमेंट हुआ। 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हमने ये चेंजेस किए, और इसके साथ ही साथ 86th अमेंडमेंट एक्ट से हमने जो आपके पार्ट 4A में 51A का K, ये हमने इसमें इंसर्ट किया। ठीक है, बस दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। डीपीएसपी में जो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें वो पढ़ लीजिएगा, रिसेंट केस लॉ पढ़ लीजिएगा, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड अलविदा।